एग्जीक्यूशन के लिए जो हमने देखना है, इसको हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे का पूरा ना ऑर्डर 21 देखें, लेकिन जो इसका सारे का सारा क्रक्स है ना, वो सेक्शन 51 के अंदर है। उसके अलावा हमने इसके साथ 46 सेक्शन करना है, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि कोर्ट जो है किस किस चीज को देख के कह सकती है कि डिक्री सेटिस्फाई हो चुकी है, या सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, और कौन सी कोर्ट जो है वो डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाएगी। ठीक है, इसके लिए ऑर्डर 21 आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। अदरवाइज ना 51 जो सेक्शन है ना, उसके अंदर इसकी क्रक्स बयान किया गया है कि किस तरीके से कोई भी जो सूट है ना ये आपको सेक्शन 51 नजर आ रहा है? ठीक है, अब ये देखें, इसके अंदर ना उन्होंने कुछ बातें बताई गई हैं जिसके जरिए से हमने इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ आवर डिग्री करवानी है। ठीक है, इसके अंदर है, सबसे पहले एक हो सकता है बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, यानी कि अगर एक कोई प्रॉपर्टी है उसको हमें डिक्री के अंदर दिया गया है, ठीक है, कि ये वाली प्रॉपर्टी ना मुझे मिलेगी, तो फिर क्या होगा, स्पेसिफिकली हमें वही चीज मिलेगी, वही चीज की, वही प्रॉपर्टी की डिलीवरी होगी जिस प्रॉपर्टी को डिक्री के अंदर लिख दिया गया है कि ये मिलनी है। ठीक है, बाय अटैचमेंट एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एक मोड है डिलीवरी। दूसरा है जब अगर हमने पैसे वगैरह लेने हैं तो फिर क्या होगा, कोर्ट उसको अटैच करेगा, और उसके बाद फिर उसको सेल करके जो प्रोसीड्स आएंगे, जितना हमारा बनता हुआ रकम, वो हमें जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी वगैरह बेचेगा, और वहां से रिकवर करके हमें जितनी मिलनी चाहिए हमारी डिक्री के हवाले से। जी अक्सा। अस्सलाम वालेकुम मीना, आप मीना ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। जी ठीक है। अच्छा उसके बाद, बताती हूँ। जी ठीक है। अच्छा इसमें क्या, अटैचमेंट सेल की बात कर ली, उसके बाद है विदाउट अटैचमेंट डायरेक्ट सेल, तो कोर्ट ऐसे भी कर सकता है कि विदाउट अटैचमेंट डायरेक्ट सेल भी हो सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, एक शख्स को सिविल प्रिजन के अंदर हम लोग अरेस्ट करके रख सकते हैं तब तक कि जब तक वो उस चीज की, उस डिक्री की सेटिस्फेक्शन ना कर दे जिसके लिए हम लोग कोर्ट में आए थे। अब ना यहाँ पे एक चीज ये है कि एक शख्स को ना बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री और जजमेंट तब अरेस्ट भी किया जा सकता है, तब उसे डिटेन भी किया जा सकता है, और तब उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी की जा सकती है। मतलब ये सारा कुछ तो हम लोग पढ़ रहे हैं इन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लेकिन एक ऐसा ऑर्डर भी हमारे पास है जो हमें ये बताता है, ये रेमेडी प्रोवाइड करता है कि आप अगर जजमेंट और डिक्री पास नहीं ना हुई तब भी अपने जो जजमेंट जो आपके डिफेंडेंट हैं उनको क्या कर सकते हो, अरेस्ट करवा सकते हो, उनकी डिटेंशन करवा सकते हो, और उनके अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करवा सकते हो। ठीक है, वो ऑर्डर है ऑर्डर 38। ठीक है, इसके अंदर है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या फिर अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पर्सन बिफोर द पासिंग ऑफ डिग्री। और जो हमारे पास ऑर्डर 51 है ना, उसके अंदर 37 से ऑर्डर 21, रूल 37 से ऑनवर्ड्स जो प्रोविजंस है ना, वो है आफ्टर अटैचमेंट ऑफ डिग्री, सॉरी आफ्टर पासिंग ऑफ डिग्री ना, जो अटैचमेंट और सेल वगैरह होती है। ठीक है, और इसमें आप लोग ना ये चीज देख लें कि जो ऑर्डर 37 और ऑर्डर 21 का रूल 37 है और रूल 40 है, ये दोनों ना अब चेंज हो चुके हैं। इसको आप लोगों ने जो हमारे पास है ना, क्या उसको कहते हैं, अमेंडेड 2018 के अमेंडमेंट्स, वो वाली आपने कंसल्ट करनी है। उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर 21 रूल 54 ये भी चेंज हो चुका है। इसमें जो ऑर्डर 21 रूल 37 से लेके ना 40 तक ये डील कर रहा है प्राइमरीली अरेस्ट ऑफ पर्सन से। ठीक है, और जो उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो ऑर्डर 21 रूल 41 से लेके 57 तक है। लेकिन जो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मैं फिर इसको रिपीट कर रही हूँ कि 37 नंबर रूल, 40 नंबर रूल
और उसके अलावा 54 नंबर वाला, ये तीनों रूल्स जो है ना ये अमेंडेड है। ये आप लोगों ने जब पढ़ना है ना इसको एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है बाय अपॉइंटिंग आ रिसीवर, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डिग्री की सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। और जब आप लोगों ने ऑर्डर 41 देखना है ना, उसके फर्स्ट रूल के अंदर ही लिखा हुआ है बिफोर द पासिंग ऑफ डिग्री बी अपॉइंट हो सकता है रिसीवर, और आफ्टर पासिंग द डिग्री बी हो सकता है, ठीक है। और ये ऑर्डर 40 में लिखा हुआ है उसके रूल 1 के अंदर। तो आप इसके साथ वो लिख लें ऑर्डर 40। और मैम 40 में या 41 में आपने लिखवाया है? सॉरी क्या कह रही हैं आप? आपने ऑर्डर अभी 40 बोला है, पहले 41 लिखवाया था। वो अपील के लिए सॉरी अगर मैंने 41 लिखवाया तो 40 लिखना है। हाँ जी 40। ऑर्डर 40 जो है ना ये अपॉइंटिंग आ रिसीवर से रिलेट कर रहा है। अगर मैंने पहले किसी मतलब सेशन में आपको 41 लिखवाया ना आज वाले के, तो वो शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, तो आप लोग उसको वहां पे ना करेक्ट कर लें। लेकिन मैंने उसके साथ आपको सेक्शन 44 एसआरए का लिखवाया था। चलो ठीक है वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर, या फिर किसी भी उस तरीके से जिस तरीके से जो नेचर ऑफ रिलीफ ग्रांट किया गया ना वो खुद ही प्रोवाइड कर रहा है कि अब बेसिकली जो हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ना है ना, अगर आपने इसकी समरी लेनी है तो वहां से आप सेक्शन 80 से ले सकती हैं कि क्या नाम लेते हैं वो सबसे पहले क्या करेगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या करेगा, तीसरे पहले उसको नोटिस जाता है, फिर उसकी अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, फिर उसको बेचेगा, फिर उसकी क्या नाम लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। आप लोग इससे ना एक एनोलॉजी ड्रा कर सकते हैं, रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं उससे, ठीक है। और ये इतना ही है, बाकी भी वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। जी मैं कह रही हूँ लैंड रेवेन्यू में काफी अच्छा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, अगर आपने उसकी समरी देखनी है ना तो जैसे मैम सुंबल ने कहा आप लोग उसको देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। अब एक चीज है प्रिसेप्ट, ये ना इंटरव्यू में भी प्रिसेप्ट क्या चीज होती है और ये कितनी देर तक रहता है, ये 2 सवाल इसके हवाले से बन सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में। पहले नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए प्रिसेप्ट होता क्या है। ये ना एक फॉर्मल किस्म का लेटर होता है जो कि एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से दूसरी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जब एक डिग्री होल्डर जो है ना वो कोर्ट को एप्लीकेशन देगा तो उसी की बेसिस के ऊपर जाएगा। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना वो दूसरी कोर्ट को इसलिए भेजेगी क्योंकि उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक डिफेंडेंट था लाहौर का, उसके खिलाफ सूट लाहौर में किसी वजह से दायर किया हुआ प्लेंटिफ ने, अब उसके खिलाफ आ गई है जजमेंट, लेकिन उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जड़ावाला में, ठीक है। अब यहाँ पे ना उसको जो डिग्री होल्डर है उसको ये पता चला कि ये जड़ा वाली प्रॉपर्टी को ना सेल करने लगा है जजमेंट डेटर। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये एप्लीकेशन देगा सेक्शन 46 की, और कोर्ट जो लाहौर का एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ना वो यहाँ से एक फॉर्मल लेटर भेजेगा उधर, क्या उसका नाम लेते हैं, जड़ावाला की कोर्ट में, और वहां पे वो लोग क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ये वाली कोर्ट कर सकती है, ठीक है। और अटैचमेंट के बाद ना ये 2 माह तक ना इसको अपने पास अटैचमेंट के लिए रख सकती है। अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करवाना है तो फिर ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से दोबारा यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी और फिर इसका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। ये इतनी सी बात है, लेकिन इसको बड़ा ज्यादा मतलब करते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 2 माह है, ये आप लोग देख लें। अच्छा, ये सेक्शन 47 है, ये इसको डील करता है कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो डिटरमिन करेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ये हमसे जनरल पूछा जा सकता है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसकी क्या पावर होती है, या इसका दूसरा सवाल ये बन सकता है कि क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बियॉन्ड डिग्री जा सकती है, तो इसका आंसर है नहीं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो होती है ना वो बियॉन्ड डिग्री नहीं जा सकती, लेकिन हाँ जो एग्जीक्यूशन के दौरान
उससे एग्जीक्यूशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा ना, उसको डिस्पोज ऑफ जो है ना वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने ही करना है। और एग्जीक्यूशन के लिए 3 वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल है, सॉरी 2 वर्ड है, एक डिस्चार्ज और दूसरा है हमारे पास सेटिस्फेक्शन। डिस्चार्ज का ये मतलब होगा कि इसके ना दोनों की एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी, वो ज्यादा बेस्ट है। ये आमिर रजा साहब की बुक से ना मैं आपको इन दोनों की वर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन की। और उसके बाद अगर हम लोग आए ना टाइम लिमिट फॉर एग्जीक्यूशन, इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि 6 साल है इसकी टाइम लिमिट एग्जीक्यूशन के लिए। और आप लोगों ने जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ा होगा ना उसमें भी देखा होगा कि वहां पे जो एग्जीक्यूशन के लिए ना वो ये कहते हैं कि जो सेक्शन 48 में लिखा हुआ है ना वही एप्लीकेबल होगा। तो इसका यहाँ पे ना 6 साल है, ठीक है। पहले इसका 12 साल होता था, लेकिन बाद में इसका 1972 में चेंज करके इन्होंने ना 6 ईयर किया था। तो अभी ये 6 ईयर के अंदर अंदर ना आप एग्जीक्यूशन इसकी करवा सकते हो। उसके बाद है ट्रांसफरी। अच्छा, ये इसको किस कोर्ट ने एग्जीक्यूशन करवाना है? अच्छा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की डेफिनेशन, द कोर्ट विच पास द डिक्री। यहाँ पे 37 के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि कोर्ट विच पास्ड द डिक्री, इसका क्या एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया कि कोर्ट विच पास द डिक्री, उसका इसमें ना 2 तरह के कोर्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं। एक एपलेट कोर्ट के बारे में बताया हुआ है और एक वो वाले कोर्ट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है जिस कोर्ट में कोई केस जो है ना वो ट्रांसफर हुआ है। एपलेट कोर्ट का ये मतलब है कि अगर एक जजमेंट आई थी उसके खिलाफ अपील गई एपलेट कोर्ट में, अब यहाँ से इसको चाहे उन्होंने रिवर्स करके डिक्री दी है या किसी भी तरीके से डिक्री दी है, और डिक्री वाला जो हमने ऑर्डर 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पढ़ा है ना उसका अभी ऊपर जो डेफिनेशन ऑफ डिक्री है, और वो उसके मतलब 4 कॉर्नर्स के अंदर आ रहा है उसकी डेफिनेशन के अंदर। तो फिर वो जो होगी ना एपलेट कोर्ट की डिक्री, उसको भी हमने यही समझना है कि ये कोर्ट की ही डिक्री है। जबकि इसके अंदर ये बताया हुआ है वेयर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास्ड इन एक्सरसाइज ऑफ एपलेट जुरिस्डिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो अब इसमें जो क्या नाम लेते हैं एग्जीक्यूशन का कोर्ट होगा ना वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगा। यानी कि चाहे एपलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जो है ना डिक्री पास की है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है ना हमने उस कोर्ट में लाके देनी है जो उसके नीचे ट्रायल कोर्ट थी, ठीक है। और ट्रायल कोर्ट के बाद अगर उसकी सेपरेट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्लेयर हो चुकी हुई है ना तो वो वाली। उसके अलावा नंबर 2 के ऊपर है वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज टू एग्जिस्ट। अगर वो वाली कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सीज टू एग्जिस्ट हो गई है, यानी कि अबोलिश हो गई है कोर्ट, या जज साहब की डेथ हो गई है तो उसके बाद कोई और अभी तक वहां पे कोर्ट में नहीं आया, और टू हैव जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, और या फिर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही खत्म हो गई है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। द कोर्ट विच इफ द सूट वर इन वेयर इन द डिक्री वाज पास वाज इंस्टीट्यूटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वुड हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सच सूट। और इसमें क्या है कि वो अगर जिस टाइम पे वो डिक्री भेजी गई पास की गई थी उस टाइम पे अगर ये कोर्ट के पास ये वाली डिक्री मौजूद होती और यही डिक्री जो है ये पास करता कोर्ट, तो फिर इसको ये समझा जाना था। यानी कि अगर एक कोर्ट ए है ना और दूसरा कोर्ट बी है, ठीक है, अब ये कोर्ट अबोलिश हो गई है तो अब इसकी जगह ये ए वाली कोर्ट हो गई है, तो अब ये कोर्ट विच पास द डिक्री इसको ये समझा जाएगा कि ये कोर्ट ए है, ठीक है।